Hello, very good evening to all of you. My name is Mukesh Vishwakarma. Today I am in presence of you for taking new initiative, new classes. तो आज की क्लास थोड़ी खास होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। इतने दिन से लगातार आप देख रहे हैं मैं कुछ न कुछ पढ़ा रहा हूँ। आज में स्पेशल मेरा मकसद है आपको बताने के लिए कि आज काफी लंबा समय हो गया आपको और मुझे आमने सामने आप कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश सभी अपने स्तर से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश शुरू की है और बीच में उसको ड्रॉप कर दिया है। बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, चल रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक तो कल जो मेरी क्लास हुई थी खास तौर पे वो मैंने थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा दिया उसमें, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो ऐसी क्लासेस से क्या होता है, मन जो होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है कि यार शायद इंग्लिश जो है हमारे बस की नहीं है। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं ताकि आपको ये पता लग पाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इस काम को करेंगे तो क्या होगा और नहीं भी करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। देखो, कोई से काम को करने से न तो कोई नुकसान होता है न कोई फायदा होता है, पर उसके द्वारा जो प्रभाव आता है अपने जीवन पर वो या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। काम कोई सा भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमेशा उसके प्रभाव अच्छे या बुरे होते हैं। मोस्टली जो हाउस वाइफ है उनको भी बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अक्सर उनको क्या शादी पार्टीज में कहीं जाना होता है तो उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इस वजह से जिनको इंग्लिश आती है तो उनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो। ठीक है, स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि क्लासरूम में टीचर जो उन्हें पढ़ा रहा है वो समझ में नहीं आता है, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, इफ यू हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश सो दैट यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, I can say there is a margin at least 10% to increase your marks in all the subjects because of English only. So if you are focusing on a particular language, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये आपको 100% जो है मार्क्स देगी। अच्छा, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हुए हैं। अक्सर मैं मेरे क्लास के फीडबैक्स जो है मेरे सम्माननीय साथियों से और जो वरिष्ठ गुरुजन है उनसे भी लेता रहता हूँ कि मुझे कुछ और इसमें सजेस्ट कीजिए। एनालिसिस चलता रहना चाहिए खुद का भी, अपन कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो उनकी मुझे राय थी कि आप इस क्लास को जो है थोड़ा इंग्लिश में शुरू कीजिए, फ्लो आउट इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैंने ये चीज शुरू इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरी तरह हिंदी मीडियम से बिलोंग करने वाले हैं। मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली। पर मैंने कभी भी प्रयास करने नहीं छोड़े। मुझे भी अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता था, एक एवरेज स्टूडेंट था आप ही की तरह में, पर मैंने प्रयास करने का भी नहीं छोड़े। आज ये सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, ये भी एक छोटा सा प्रयास है। तो आप अपना काम कीजिए, आप लगे रहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है पुराने वीडियो देखिए, आप कहीं से सर्च आउट करते रहिए, पर आप रुकिए नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी अक्सर सड़ जाता है, बहता हुआ पानी जो है वो निर्मल होता जाता है। आज मेरे पास काफी काम था, उसके बावजूद भी अगर मैं चाहता तो आज की क्लास का वीडियो ना भी बनाता चल जाता, पर आज मैंने सोचा कि अगर आज मैं इसको ड्रॉप आउट कर दूंगा तो आप जो मेरा इंतजार कर रहे हैं आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, साथ में मेरी जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। तो बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का खास तौर पे मैं इंग्लिश की बात करूंगा यहाँ पर कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये दो तरह से आपको डेवलप करेगी। एक तो आपको डेवलप करेगी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इस लैंग्वेज के माध्यम से डेवलप हो जाएगी, और दूसरा जो है कॉम्पिटिटिव
पर्पज से एग्जाम्स जो भी होती है उसमें आप काफी अच्छी महारत हासिल कर लेंगे। ये दो चीजें, दो डेवलपमेंट आप में होंगे। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश, किसी को इंग्लिश बोलना आती है जिसका मतलब ये नहीं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इंग्लिश बोलना आती है, इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश बट मे बी पॉसिबल आई डू नॉट हैव अ परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। अब आपको तरीका बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब सॉफ्ट स्किल, कि आप किस प्रकार से अच्छा बोल सकते हैं। मुझे एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मुझे आज भी वो इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है। एक फीमेल बैठी थी, साथ में उनके हस्बैंड बैठे थे। एक वुमन थी, उसके साथ में हस्बैंड थे उसके। तो उनको चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब लंगड़ाई कह लो, एक पाँव से मतलब पूरे लंगड़े थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इनको पाँव में कुछ दिक्कत है क्या? तो उन्होंने शब्द बोले थे वो सुनना कि पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी चलने में दिक्कत होती है, जबकि वो पूरी तरह से लंगड़े थे। तो बात को बताने का जो तरीका है, कितने पॉजिटिविटी के साथ में आप बता पा रहे हैं, अपने शब्दों को कितने अच्छे वे में आप डिलीवर कर पा रहे हैं किसके सामने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बात ध्यान रखिएगा, आप जितने पॉजिटिव होंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ही अच्छी होगी। So you should have a positive approach towards each and every object. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें देखने वाली बात। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको स्टैंडर्डाइज्ड करनी है, आपको इंग्लिश का लेवल स्टैंडर्डाइज्ड करना है, आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करनी है। इन सारी चीजों की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, और वो जो है वो आप यहां से कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं दोनों तीनों चीजों का जो संयुक्त रूप है वो आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल आप किन किन माध्यम से अच्छी कर सकते हैं? आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। और हाँ, एक प्रश्न मेरा आपसे कि क्या सिर्फ ये क्लास अटेंड करने से आपका सब कुछ बेनिफिट हो सकता है, हो पाएगा क्या? ये कभी नहीं होगा, आपको अपने तौर पे प्रयास करने पड़ेंगे। मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं तो आपके पास में फ्रेंकली इसका कोई जवाब नहीं है कि आपके पास में अपनी खुद की कोई डायरी है जिसमें अब तक का आपका सारा लिटरेरी वर्क आपने रख रखा हो। इसका जवाब होगा नहीं। बाहर घूमने के पास अपने पास में बाइक है, कार है, बाहर शादी में जाने के पास लिए अपने पास में खूब सारे कपड़े हैं, फ्यूचर के लिए हमने पैसे सेव कर रखे हैं, पर क्या हमने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कहीं शब्दकोश का कोई भंडार कर रखा है? इसका जवाब क्या होगा? ये समय धीरे धीरे निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अपन उस मुहाने पे खड़े होंगे कि अब तक क्या किया हमने। हो सकता है ये जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड यू आर पासिंग एवरी डे, इट विल बी ऑल्सो टाइम फॉर यू टू रिग्रेट, कि इसका भी ऐसा नहीं कल पछतावा आपको कि नहीं यार हम उस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ नहीं कर पाए। तो जीवन से समय निकलता जा रहा है, इसका सदुपयोग जो है वो आप इन्हीं चीजों की सहायता से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे लिखिए, मेल लिखिए, आप मुझे मैसेज सेंड कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसा कि आमतौर पे आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी बात की मैंने, और अब मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है वो पहली होती है यूपीएससी, दूसरी होती है इसमें बैंक पीओ, और क्लर्क भी इसमें है, प्लस एसएससी है। एसएससी में सीजीएल करके एग्जाम होती है, मेंस में इसका पेपर होता है, और इसमें सीपीओ करके एक एग्जाम होती है एसएससी में। इसमें इंग्लिश का लेवल होता है, इसमें इंग्लिश का लेवल होता है, इसमें इंग्लिश का लेवल होता है। व्यापम होती है, उसमें भी एसआई और जेल पहरे के अंदर, एसआई के अंदर जो होती है वो एग्जाम जो लेते हैं उसमें 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है, और जेल पहरी के अंदर वो आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, ठीक है।
दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% इंग्लिश का लेवल होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, आप देखें CDS, NDA, ये नाम भी आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इसके बारे में सर्च कीजिए। क्या होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड कोर्सेस है जिसके अंदर भी इंग्लिश का काफी अच्छा लेवल होता है। अब कौन सा लेवल जो है वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, तो जो यूपीएससी का लेवल होता है उसमें जो इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट होता है उसका लेवल काफी स्टैंडर्डाइज्ड होता है। उसके बाद में लेवल आता है जैसे CDS है, NDA है, SSC है, CGL या CPO, दोनों इसका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है बैंक PO, क्लर्क, इसकी जो होती है वो रैंक होती है। और इसके बाद में व्यापम जो होता है या दूसरी एग्जाम्स होती है तो उसमें अलग अलग स्तर से इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, अब इनका लेवल किस प्रकार से अलग अलग होता है मैं आपको बताता हूं। ये लेवल अलग अलग होता है इनकी डेप्थ के ऊपर। जैसे कि टेंसेस की एरर मैंने बताई, तो हो सकता है जो व्यापम की एग्जाम्स होती है उसमें टेंसेस की जो एरर है उसमें बेसिक्स जो पूछते हैं वो थोड़ा कम स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और जो अदर एग्जाम्स होती है उसमें थोड़ा, जैसे यूपीएससी वगैरह की एग्जाम्स है या फिर एसएससी की होती है उसमें थोड़े उच्च स्तरीय पूछे जाते हैं। जैसे शब्दकोश भी, उसमें वोकैब्स हुआ, या चाहे वो प्रीपोजिशंस की एरर हो, चाहे वो आर्टिकल्स की एरर हो, चाहे वो डिटर्मिनर्स हो या एक्टिव पैसिव हो, टेंसेस की एरर हो, इन सबका एक फॉर्म होता है, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसी के आधार पर जो होता है इनके जो सिलेबस को वो डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो आप इसमें से देखिए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। जब तक आप पे किसी एग्जाम का सिलेबस नहीं है तब तक आपकी तैयारी बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी जरूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने जो प्रैक्टिसेस शुरू की है, वोकैब्स देता हूं मैं, डेली का थॉट देता हूं। तब आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उस थॉट को यहाँ देख लेते होंगे, उसके बाद नोट तो नहीं करते होंगे। और जो वोकैब्स दे दी जाती है यहाँ पर वो वोकैब्स भी आप नोट नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि यार ये तो ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, वीडियो चलते ही हैं और यूट्यूब तो पूरा भरा पड़ा है ऐसे वीडियो से। आप चाहें वो वीडियो देख सकते हो वहां पर, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कभी भी कर लेंगे, ये तो अपनी जेब में अपने पॉकेट में हमारा मोबाइल। पर आपने उस चीज को पाने का प्रयास किया है क्या? वो चीज आपको क्यों मिलेगी? क्या आप उसके सही हकदार है? लोग 18-18 घंटे एक सीटिंग पर बैठकर तैयारी करते हैं, तब जब जाके वो IAS IPS या किसी एग्जाम के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ खड़े होकर पढ़ाने के लिए भी शिक्षक पूरी तैयारी करता है, उसके बाद में यहाँ खड़ा रह पाता है। पर उसके मुकाबले क्या अपन उतनी तैयारी कर रहे हैं जितना प्रयास हमको पढ़ाने वाला कर रहा है, उतना प्रयास हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं क्या? ये एक प्रश्न है। और इसका जवाब देखो, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज एक कंपटीशन शुरू कीजिए, आज एक चुनौती दीजिए अपने आप को। उस चुनौती में, चुनौती किससे होगी? आपसे होगी, और चुनौती देने वाला भी उसमें आप खुद ही होंगे। तो उस चुनौती के साथ में जब आप अपने आप से जीतने की एक होड़ लगा लेंगे ना, ये सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। जैसे इंग्लिश से आसान कोई लैंग्वेज ही नहीं है। सबसे पहले आपको बात करनी है, सपोज आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता है, जैसे सपोज मुझे सेंटेंस फ्रेम करना नहीं, अब मुझे बात करनी है, तरीका बताऊं? जब तक आप किसी विषय पे बात नहीं करोगे, आपके विचार आने चाहिए आपको बात किसकी करनी है। जैसे मुझे चेयर की बात करनी है, तो यहाँ पर मुझे चेयर वर्ड पता होना चाहिए, सब जानते हैं। इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? कि बस रुकना नहीं है आपको, अपनी यात्रा जो है वो चलती रहनी चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं आपसे बोल रहा था बस रोक दो, प्रयास रोक दो अपने, इससे सब कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि प्रयासों को रोकने से आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। और
कल आपको ऐसा नहीं हो कहीं किसी जगह पर, अनजान जगह पर जो है कहीं खड़े होकर आपको ऐसा लगे कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। किसी का शेर भी है कि बड़े बेआबरू होके तेरे पूंछे से निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा कम निकले। तो ऐसा नहीं हो कि कल आपको परेशानी हो जाए कि मैं मतलब कहीं से निकला तो मुझे बड़ी परेशानी क्रिएट हो गई, है ना। क्योंकि मेरे खास तौर पे कुछ अपने स्टूडेंट उन्होंने कमेंट किया कि सर कल की क्लास से कुछ मुझे पता ही नहीं लग पाया कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो उस लेवल तक सोचने के लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, और आपने उसके पहले के नॉलेज को जो है उन वीडियोस को नहीं देखा है अच्छे से, ठीक है। जैसे सपोज आपको किसी सब्जेक्ट पे बात करनी, तो आप चेयर के बारे में मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था ना, चेयर इज, आप सबको पता है एक है तो इज लगेगा, ठीक है, या एस है तो यहाँ पर आर लगेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब रखती है। हेल्पिंग वर्ब किसको मदद करती है? वर्ब को मदद करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट चेयर है तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चेयर्स आर ब्लैक इन द कलर, एक सेंटेंस। अब इस ब्लैक की जगह आप ब्लू लिख दें, ये अगर अलग सेंटेंस बन गया। और यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें, ये अलग सेंटेंस बन गया। यहां पर आप सब्जेक्ट चेंज कर दें, ये अलग चीज बन गई। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस बात को आप करने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। फिर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट एक फॉर्म में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज होती है ना, डज होती है, हैज होती है, दोनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, डीड होती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इनकी एक श्रेणी बना लीजिए आपके कौन कौन सी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। उसके बाद में आपको जो भी लिखना है सीक्वेंस है वो लिखते जाइए। उसके बाद में आपको वर्ब चाहिए अगर आप एक्शन बता रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो भी बोलना है वो सीक्वेंस से आप बोलते जाइए। सेंटेंस का जो एक प्रॉपर फॉर्म होता है, किस समय में आपको बात करनी है, अगर प्रेजेंट में करनी है तो वो आप प्रेजेंट में कीजिए, अगर आपको पास्ट में करनी है तो वो पास्ट में कीजिए, अगर आपको फ्यूचर में करनी है तो फ्यूचर में करिए। तो आपके पास में जिसके बारे में बात करनी है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कि वर्ब की वो क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए मेन वर्ब, अगर एक्शन को बता रहे तो मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट मतलब किसके ऊपर वो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, मतलब उस सब्जेक्ट का टारगेट क्या है, व्हाट इज टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So these are some very important practices for the English learning. So you can start up. You whatever you are doing is enough, but you will have to get it in the particular period of time. उस particular period of time में अगर आपको वो चीज करनी है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। अपनी एक डायरी रखिए जिसमें मीनिंग लिख सके, नोटबुक हो, कुछ भी चलेगा, but it must be your own, आपकी खुद की होनी चाहिए, जो अब तक की आपकी पहचान है। हर एक चीज से चलिए, ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, वैसे आपकी एक पहचान ये भी होनी चाहिए कि ये मेरी डायरी है। इट शुड बी फॉर अ लाइफ लॉन्ग, इजंट इट? सो यू शुड मेंटेन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वो जो वोकैब्स में दे रहा हूं उनका यूटिलाइजेशन आप डेली सेंटेंस बनाने में कीजिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बड़ी आसान हो जाए। उससे रिलेटेड आप वाक्य बनाइए, उनको प्रैक्टिसेस में लाइए, उनको नेगेटिव बनाइए, उनको इंट्रोगेटिव बनाइए। जब ये तीनों बन जाए तो दूसरे टेंस में उन्हें चेंज करिए कि किस प्रकार से इस टेंस को दूसरे टेंस में बदला जा सकता है। जब वो दूसरे सेंटेंस में बदल जाए उसमें फिर नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। फिर खड़े होकर अपना खुद का मोबाइल लीजिए, उस मोबाइल को रखिए सामने, एक वीडियो बनाएं जिसमें आप इंग्लिश बोल रहे हो और उस वीडियो को वापस सुने कि उसमें क्या गलती रह गई है। उस वीडियो को आप खुद सुनेंगे जब हेडफोन्स लगा के, तो आपको पता लगेगा कि किस जगह सही बोला और किस जगह गलत बोला। जब जिस जगह गलत बोले हैं उसको बार बार वर्ड को रिपीट करके आप
अच्छे से बोलना सीख जाएं। ये हो गई आपकी कम्युनिकेशन की स्किल। एक चीज और, आप टीवी देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश चैनल, न्यूज चैनल सिलेक्ट कर लीजिए। आप रेडियो, आजकल ऑनलाइन रेडियो के चाहे आप किसी भी कंट्री के रेडियो चैनल इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो टीवी, रेडियो और इंटरनेट जो सबसे ज्यादा आजकल यूज होता है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो ये इंटरनेट सबसे अच्छी मदद की चीज हो सकती है आपकी। और दूसरी चीज मैं एक बात कहूंगा आपसे, जो चीज आजकल सोसाइटी से गायब हो गई है लगभग, उनको बोलते हैं बुक्स। किताबें कहाँ हैं? आपके पास में किताबें हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो यू शुड हैव बुक्स, कि कम से कम पढ़ने के लिए डिक्शनरी तो होनी चाहिए ना आपके पास में। बुक्स ना हो, आप ऑनलाइन डिक्शनरी मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, तो उनसे क्या होगा, आपका एक लेवल बढ़ेगा, आप एक कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। और फिर इन्हीं आशाओं के साथ खुद का कंपटीशन खुद के साथ, न कोई हारेगा न कोई जीतेगा, सिर्फ हम ही जीतेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।